हेल्पलेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर गेराज हार्ट एंड डायबिटीज केयर सेंटर, हाउस नंबर 939, सेक्टर 9, पंचकुला। और मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मेजर राजेश गेरा जी के साथ, जो कि एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट। डॉक्टर राजेश गेरा जी डायबिटीज एंड कॉम्प्लिकेशन स्पेशलिस्ट है, हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन, लिवर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, रेमेटॉयड आर्थराइटिस, चेस्ट डिजीजेस, फीवर एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्पेशलिस्ट हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर राजेश गेरा जी ने अपने जीवन के अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किए। दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं, वह अपने रोग का इलाज पाते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मेजर राजेश गेरा जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर राजेश गेरा, जो एमडी मेडिसिन है, लंबे समय से अपनी सेवाएं पंचकुला में दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वेलनेस पे ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आपसे जुड़े हुए पेशेंट आज 25-30 साल हो गए, शुगर भी है उनको, और वो लोग कभी कभी मीठा भी खा लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो बंदा आपसे जुड़ गया, जो बंदा आपके साथ आपको जिसने फॉलो कर लिया, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी अगर आपके अनुसार चलता है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी हैं, नो डाउट, देखिए ज़िंदगी है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाती है। देखिए, आज लगभग मुझे 30 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए मेडिसिन की, और मैंने ये देखा है कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता होता है वो एक विश्वास का रिश्ता होता है। जब पेशेंट आपके पास आता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, डायबिटीज़ रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, और आप उस पेशेंट को समझा देते हैं कि बीमारी क्या है और उसे क्या करना है। अगर पेशेंट को आपकी बात समझ में आती है, आपके ऊपर फेथ आता है, तो वो पेशेंट आपके साथ जुड़ा रहता है हमेशा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट को अगर रिज़ल्ट मिलेंगे आपसे, अगर वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने आया है और दवाइयों से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर उसको रिज़ल्ट मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली वो जुड़ा रहता है। अगर वो जुड़ा रहता है तो वो जो भी चीज़ आप बताते हो उसके फ़ायदे के लिए, जैसे कि लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, तो वो रेगुलरली करता है और वो रेगुलर फॉलोअप पे रहता है। तो इस चीज़ का उसको बहुत फ़ायदा मिलता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर किसी बीमारी में होनी है तो वो पहले पकड़ी जाती है और उसको हम टाइमली ट्रीट करके उसको बड़ी कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर गेटवे है जिसके साथ हम लोग, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट हैं, उनको लोग थोड़ा बेचारापन लोगों के मन में रहता है कि बेचारे को शुगर हो गया, अरे इसको नमकीन दे दो, इसको पकौड़ियाँ दे दो, चाय के साथ इसको नमकीन दे दो। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर और हार्ट का, बीपी का, एक कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। जब शुगर हो जाती है तो ये समझना चाहिए कि हमें एक बार तो स्टॉपेज लग गया है सभी चीज़ों के ऊपर, चाहे वो नमकीन है चाहे वो मीठे है। देखिए, ये जो आपने चारों बीमारियां बताई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सारी इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है। अगर आपकी एक भी चीज़ इसमें से कंट्रोल नहीं है तो वो दूसरी चीज़ को अफेक्ट ज़रूर करेगी। इसीलिए हम बहुत कॉमनली इनको बोलते हैं कि ये बहुत सबसे कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। एंड येस, अगर इनमें से कोई भी डिज़ीज़ होती है तो हम दो तरीके होते हैं किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के। सबसे पहले लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो चीज़ हम बिना मेडिसिन के या कम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उसको उसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल पिछले कुछ टाइम से बिगड़ा हुआ है। हम खाने पीने में हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ज़्यादा है, जंक फूड की चीज़ें हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम खाना हमारा ख़राब है, और दूसरी तरफ से हमारी लाइफस्टाइल बड़ी सीडेंट्री हो गई है। सीडेंट्री का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है लाइफ का वो बहुत कम हो गया है। और इसी चीज़ को करेक्ट करते हुए अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके खाने को अच्छा कर लेते हैं, या फिर हम अपनी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जैसे जैसे जिस एज में हमें करनी चाहिए अगर वो हम कर लेते हैं, तो वो हमें फ़ायदा क्या करता है कि बेसिक कुछ
पार्ट ऑफ बीमारी उसी से कंट्रोल हो जाती है, और जो हमें दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं वो कम मात्रा में शुरू करनी पड़ती हैं, हैवी डोजेस नहीं देनी पड़ती। उसको, उसी बीमारी को लाइफस्टाइल के साथ कंट्रोल करते हुए हम कम मेडिसिन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस अगर हम थायराइड की बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि थायराइड वाले भी बहुत सारे पेशेंट आपके साथ अटैच हैं, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, और वो लोग भी सिंपल मेडिसिन भी खा रहे हैं, और कई बंदे ऐसे हैं जिनको मेडिसिन खाई नहीं, जिन्होंने आपको फॉलो कर लिया, और वो लोग थायराइड जैसी नामराद बीमारी से भी निजात पा चुके हैं। देखिए, इस चीज़ के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि थायराइड की प्रॉब्लम होती क्या है। थायराइड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जो गले के पास होती है, और वहाँ से एक थायराइड हार्मोन करके प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी के ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर असर डालता है। वो किसी ना किसी वजह से जो थायराइड ग्लैंड वो कम हार्मोन बनाती है, तो उसकी वजह से हमें थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम नॉर्मली थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं। और दूसरी तरफ से हम ये कहते हैं कि आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जिससे कि सीडेंट्री ना होकर के एक्सरसाइज करें, तो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी के अंदर बढ़ेगा वो थायराइड ग्लैंड के अंदर भी बढ़ेगा, और कुछ हद तक उसको हम कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ थायराइड जो हार्मोन है वो थायराइड की बीमारी का मुख्य ट्रीटमेंट है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, चाहे बीपी है, हमें लाइटली नहीं लेना, और हमें ये नहीं कि हम लोग इसको कि आज हमने दवाई नहीं ली है, आज हमने ज़्यादा खा लिया है तो हम लोग गोली 2 ले लेंगे शुगर की। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को, जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात कही है, तो लाइफस्टाइल तो आपको इंक्रीज़ करनी है, साथ में मेडिसिन के ऊपर भी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब है उसको आपने उसी तरह से लेना है। ये नहीं कि एक दिन छोड़ दी, अब तो मेरा बीपी ठीक आ गया और 2-4 दिन फिर नहीं गोली खाई, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो छुपे हुए बैठे होते हैं और एकदम से अटैक करते हैं। फिर वो पता चलता है कि ये हो गया, अजी ये तो इनको तो पैरालाइज का अटैक आ गया, इनको तो ये प्रॉब्लम आ गई। देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ये जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जिसको हम लाइफस्टाइल, बार बार लाइफस्टाइल डिसीजेस करके संबोधित कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो, अगर आप देखेंगे बहुत सारा एक चंक है पेशेंट्स का, नंबर है, जो डायग्नोज होता है अचानक से। अचानक से कैसे? किसी और चीज़ के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या किसी भी हेडेक के लिए कर ली, या कोई इन्फेक्शंस के लिए कर ली, या कई बार प्री ऑपरेटिव चेकअप करते हैं, तो ये चीज़ें डायग्नोज ही तभी होती हैं। हमने देखा, अचानक से देखा कि शुगर बढ़ी हुई है, या ब्लड प्रेशर चेक किया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वैसे डायग्नोज होती हैं काफ़ी मात्रा में लोगों में। तो इसका मतलब ये है कि कई बार शुगर बढ़ी हो या बीपी बढ़ा हो तो उसके कोई सिम्टम नहीं होते बॉडी में, और मरीज़ इस डायग्नोसिस के बाद भी अगर सिम्टम नहीं है, मरीज़ को 1-2 बार बीपी कंट्रोल हो जाता है, तो फिर वो दवाई छोड़ देता है। उसको ये लगता है कि शायद मेरा बीपी अब ठीक हो गया है, जबकि वो नहीं जानता कि बीपी और शुगर दवाइयों से कंट्रोल होते हैं, ये क्योरेबल नहीं हैं। कुछ हद तक हम रिवर्स करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, बट इनके लिए दवाइयाँ खाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ ये है कि जितने देर के लिए भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा या शुगर बॉडी में बढ़ी रहेगी, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, उनके ऑर्गन के ऊपर जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं वो होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके होते रहेंगे, और धीरे 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 जब ये इफ़ेक्ट्स बढ़ जाएंगे तो ये बॉडी के उन ऑर्गन्स को फेल कर देता है। और ये चीज़ लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि कभी भी हमें कोई दर्द होती है किसी शरीर में तो हम इलाज कराने भाग जाते हैं, फीवर तेज़ हो गया तो हम इलाज कराने भाग जाते हैं। लेकिन अगर हमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो, और हमने चेक करना भी कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले जब चेक किया था तो बीपी और शुगर ठीक लग रहे थे हमें, और हमें लगा कि हम ठीक हो गए हैं, तो हम चेक करना भी छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ के अपना नुकसान करती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बीपी और शुगर की जो भी प्रिस्क्राइब्ड दवाई है, जो भी डॉक्टर ने आपको लिखा है, अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, उसको हम रेगुलरली लेते रहें, ताकि हम रेगुलरली उन चीज़ों को कंट्रोल करके रख सकें और हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बॉडी के अंदर की वो कम से कम हो जाएं। तो अगर हम फैटी लीवर की बात कर लें, जिसका
रुझान जैसे पहले शुगर बढ़ा था वैसे ही फैटी लिवर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हर 5 में 6 में इंसान में हमें ये बीमारी मिल रही है, क्योंकि इसको हम लोग ले तो लाइट ले रहे हैं, लेकिन ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आगे बढ़कर, पहले तो लोग हेपेटाइटिस बी सी के साथ लिवर सिरोसिस की तरफ जाते थे और आजकल ये जो फैटी लिवर है वो भी इन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही है, फैटी लिवर भी आजकल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के तरह ही एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। फैटी लिवर में क्या होता है कि जो नॉर्मल फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है ओबेसिटी के कारण या हमारे खाने पीने के कारण, वो लिवर के ऊपर भी जाके असर होता है। शुरुआत के स्टेजेस में वो लिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता, पर जैसे जैसे जो फैट एकमुलेशन होता है वो बॉडी के जो लिवर के ऊपर सेल्स हैं उसके ऊपर भी फ़र्क डालता है। और वो पहले हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होती है लिवर के अंदर, और फिर उसके बाद वो सिरोसिस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जब फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा होता है तो लिवर सड़ना शुरू करता है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। और पहले ये मानते थे हम अल्कोहल की वजह से सिरोसिस होता है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, ये जैसे आपने कहा हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है, बट अब ये एक नई एंटिटी है। पहले हम इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते थे, जिससे हेपेटाइटिस और सिरोसिस उसके पैटर्न थे। अब हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़, MAFLD या MASH। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस पे नहीं होते और मरीज़ इसको बहुत लाइटली ले लेता है, लेकिन जब बहुत टाइम के बाद जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो सिरोसिस और लिवर फेलियर होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने कभी बहुत कम देखते थे हम लोग किडनीज का, डायलिसिस का सेंटर्स, क्या कहना चाहेंगे कि जब डॉक्टर को लगता है कि ये पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहा है और वो पेशेंट को जब आप लोग प्रिस्क्राइब कर देते कि नहीं भैया अब तेरा डायलिसिस होगा, और वो पेशेंट इंस्टेड ऑफ डायलिसिस वो लोग टोटकों में पढ़कर कहीं कभी कहीं और उस स्टेज पर आ जाते हैं जब डायलिसिस भी जो है वो भी होना मुश्किल हो जाता है और उससे भी जो क्योर आनी है, क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट आज 20-20 साल वैसे स्कूटर चला रहे हैं, वैसे डायलिसिस करा के आ रहे हैं। डायलिसिस का पैटर्न इतना बढ़िया हो गया, इतनी बढ़िया मशीन्स आ गई, इतना उसमें सफाई का काम होने लग गया। क्या कहना चाहेंगे कि डायलिसिस को भी हमने, अगर पेशेंट को किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, एक्यूट किडनी नहीं, मतलब 2 तरह की जैसे आप की टर्म्स में है किडनी फेलियर, क्या कहना चाहेंगे कि जब अगर आपको अपनी सेहत की वजह से कि लंबे समय शुगर है या बीपी है, उसकी वजह से शुगर आपका किडनी फेलियर है, तो आपको डायलिसिस की तरफ ही जाना पड़ेगा? देखिए, डायलिसिस की ज़रूरत हमें किन कंडीशंस में पड़ती है, पहले तो ये समझ लें। डायलिसिस की ज़रूरत हमें पड़ती है जब हमारी किडनी इस हद तक ख़राब हो जाती है कि वो अपने फंक्शंस नहीं कर पाती। और अगर मैं जिस रेट से डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती जा रही है, तो ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये डायबिटीज़ की वजह से आज सबसे ज़्यादा होती है। मतलब किडनी के ख़राब होने का मेन कारण आज की डेट में डायबिटीज़ है। तो जब बॉडी इस हालत तक पहुंच जाती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में इस हालत तक पहुंच जाती है कि किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही, अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, एसिड बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, तो उस स्टेज में आके डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। किडनी की मैनेजमेंट के लिए, किडनी बीमारी की मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वो दवाइयाँ खाएँ जो किडनी को नुकसान ना पहुँचाएँ। पहली बात, जो ये देसी टोटके या जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या जो उस तरह की मेडिसिन्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें देखिए हमारे जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें बड़े ट्रायल्स होते हैं और प्रूवन ट्रायल्स की वजह से हमें इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट सब पता होते हैं। लेकिन जो दूसरे टोटके हैं या मेडिसिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमें नहीं पता, कहीं भी उनके ट्रायल्स नहीं हैं, कहीं हमें ये नहीं पता कि किडनी के ऊपर सही इफ़ेक्ट डालेगी या नुकसान करेगी। तो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए प्रूवन स्ट्रेटजीज़ का, प्रूवन ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो हमें इवन डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए या क्रॉनिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। एक डायलिसिस एक उपाय है जिससे हम किडनी को बहुत हद तक हम ठीक रख सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसको ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको हम बहुत टाइम तक हम ठीक रख सकते हैं।
डायलिसिस वो काम करता है जो किडनी बॉडी के अंदर करती है, और डायलिसिस की मशीन जो है वो काम किडनी बॉडी के बाहर करती है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट हैं जो डायलिसिस कराना शुरू कर देते हैं और वो रेगुलर डायलिसिस कराते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी वो ठीक ठाक बिता पाते हैं। उसका ये मतलब है कि हमने जो काम किडनी ने करना था वो डायलिसिस मशीन ने कर लिया। हम 2 से 3 दिन तक हम बिल्कुल ठीक रहेंगे जब तक कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे फिर से इकट्ठे नहीं हो जाते। और बहुत सारे पेशेंट्स जो रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं और सालों साल तक डायलिसिस करा रहे हैं और वो ठीक चल रहे हैं, वो अपनी रूटीन की ज़िंदगी भी ठीक बिता पाते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए, लेकिन अदरवाइज़ वो अपनी ज़िंदगी ठीक बिता पाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको डायलिसिस किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने, तो आपको ज़रूर उस डायलिसिस प्रोसेस से जाना चाहिए ताकि आप ठीक रह सकें और आप अपनी बीमारी को कंट्रोल करके रख सकें। और फिर फर्दर अगर कहीं पॉसिबल है तो और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो हम किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कोरोना के पीरियड में बहुत वेलनेस पे काम किया, सैकड़ों पेशेंट नहीं हज़ारों पेशेंट्स को आपने ज़िंदगी दी। लोग दिल्ली से आपके पास पेशेंट्स आ रहे थे। क्या कहना चाहेंगे कि आपका वो लगन, आपको लोग कहते थे ना यार तेरे को भी हो जाएगा कोरोना, कोई बात नहीं, पेशेंट्स के लिए हम लोग पेशेंट के लिए बने। क्या कहना चाहेंगे कि जब हम लोग डॉक्टरी का एक माइंडसेट लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो हमारा जो कर्तव्य है वो उसी सेवा का चाहिए जैसे हमारे राजेश गेरा जी कर रहे हैं। और आपने कोरोना में ये प्रूवन कर दिया और लोग दूर दूर से नहीं, हमारे डॉक्टर साहब के आप आ जाओ इधर, कोई बात नहीं, ये भी पेशेंट ले लेंगे। और आपने तब भी अपने, क्योंकि आप पहले से ही सेवा कर रहे थे वेलनेस के ऊपर, आपने वेलनेस के ऊपर पेशेंट्स की सेवा की, उनके मन में से वो डर निकाला कोरोना का, और बहुत सारे पेशेंट्स वो नई ज़िंदगी लेकर गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, कोरोना काल तो मुझे लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया था जो आज तक कभी देखा नहीं गया। वो महामारी जो लगभग 100 साल के बाद हुई थी, 1919 में एक इस तरह का फेज़ आया था, और उसके बाद अभी कोरोना काल में ये फेज़ आया है। और ये उस समय इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स था कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। दिल्ली में स्पेशली सारी जगह पे बेड्स भरे हुए थे और लोगों ने इस तरह चंडीगढ़ पंचकुला का रुख किया जहाँ पे हमारे पास कहीं अगर बेड अवेलेबल थे तो हमने उनको बेड अवेलेबल कराए, ट्रीटमेंट दी। हाँ, डर लगा शुरू में ज़रूर, लेकिन उस डर के ऊपर काबू पाते हुए हमने कोशिश करी कि लोगों को सब अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएँ, लोगों को समझा पाएँ, लोगों को वो चीज़ें बताएं जो हमारे डेली हाइजीन के लिए वो करते हैं। दूसरी चीज़ हमने उनको मोटिवेट किया ट्रीटमेंट के अलावा कि भाई अपनी हेल्थ को इस समय प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, न्यूट्रिशन मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, ताकि और खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है कि खुश रहिए। मेडिटेशन, जिस भी चीज़ों से आप रह सकते हैं तो आप खुश रहिए, सो दैट आप हेल्दी रहें और ये बीमारियां आपको कम वो करें। ख़तरा बहुत था, कोरोना लगभग सभी डॉक्टर्स को हुआ होगा, ठीक है, बट फिर भी लोग, डॉक्टर्स ने, हेल्थ स्टाफ ने, नर्सेज ने, जो भी उनके ट्रीटमेंट के लिए इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपनी तरफ से तन मन धन लगा के लोगों की सेवा करी है और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर लोगों की जानें बचाई हैं। और ये चीज़ मैं सभी हेल्थ वालों के लिए मैं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे लिए। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, लंबा डाटा है आपके पास, आपने हमें समय दिया और इतना कीमती समय, जबकि आपकी ओपीडी भी पूरी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और परमात्मा करे कि आपकी ये सेवाएं, आपका ये नाम और भी ऊपर जाए और आप लोग ऐसी सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।